हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएस कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं ब्रजेश यादव और हम पढ़ रहे थे गति के बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के बारे में। गति का आज ये है वीडियो नंबर सेकंड है। गति का यह वीडियो नंबर सेकंड होने वाला है, सेकंड वीडियो है ये। पहला वीडियो मैंने प्रोवाइड करा रखा है, पहला लेक्चर आपने गति का देख लिया है। जिन भी स्टूडेंट ने गति का पहला या फिर मापन मेजरमेंट ना पढ़ा है वो अभी तक अगर नहीं आप पढ़ पाएंगे किसी भी कारणवश तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के और वहां से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं या फिर ऑनलाइन वॉच कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए आज का अपना यह लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम, गति का दूसरा लेक्चर, और लेते हैं इसमें आज का पहला टॉपिक। आज का हमारा पहला टॉपिक होने वाला है त्वरण। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वेग के बारे में बता दिया था, चाल के बारे में बता दिया था, दूरी विस्थापन की चर्चा मैंने कर दी थी। तो आज का हमारा वीडियो त्वरण का होगा और इसके बाद हम लोग न्यूटन के गति के नियमों के बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन से नियम थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है त्वरण? त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन, क्या होता है त्वरण? किसी भी वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी भी वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। डेफिनेशन आप लोग स्लो करके वीडियो लिख लीजिएगा। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, गतिमान अवस्था में था, और उस ऑब्जेक्ट का जो वेग देखा गया, मान लीजिए प्रारंभिक वेग देखा u है, फिर कुछ देर बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा और देखा कि अब तो वेलोसिटी हमारी v हो गई है, और यहां से यहां तक पहुंचने में कुछ टाइम t भी लगा ही होगा, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि त्वरण क्या होता है तो आप कहोगे वेग परिवर्तन जो हुआ है ना, वेग परिवर्तन जो हुआ है उसी की जो दर होगी, उसी का जो रेट होगा ना, उसी को त्वरण कहेंगे। कैसे निकालेंगे? तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं त्वरण या फिर एक्सेलरेशन, और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो A इक्वल्स क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, परिभाषा की बात की जाए तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर इसके मात्रक की बात करें तो देखिए वेग बटा समय हो रहा है तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मात्रक क्या बन जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और अगर डायमेंशनल फॉर्मूला यह विमीय सूत्र की बात करें, विमीय सूत्र की बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो ये हो जाएगा LT टू द पावर माइनस 2, है ना। और अगर तीन व्यंजक में इसका आप निकालना चाहें, तीन अल्फाबेट्स में, तो m की पावर क्या हो जाएगी? 0, l और t की पावर माइनस 2 हो जाएगा। यह भी आपका विमीय सूत्र त्वरण का ही होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? हाँ, तो इस तरीके से त्वरण की मैंने आपको डेफिनेशन बताई। त्वरण के लिए मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया, फिर मैंने बताया कि त्वरण को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका मात्रक क्या होता है और इसका विमीय सूत्र क्या होता है। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए, अगर यही त्वरण या यही वेग परिवर्तन ऊपर से किसी गिरती हुई वस्तु में हो रहा हो, मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से ये ऐसे फ्री फॉल हो रहा है ना, मुक्त रूप से गिर रहा है, मुक्त रूप से गिर रहा है। फ्रीली गिर रहा है, इस पे किसी तरीके का कोई फोर्स ऊपर से नहीं लगा रहा है, हमने छोड़ दिया। जैसे इस पेन को अगर छोड़ा जाए, इस मार्कर को छोड़ा जाए तो सीधा ये कहाँ आएगा? नीचे की तरफ आएगा। तो ऐसे ये पार्टिकल है, ये भी नीचे की ओर गिर रहा है। तो जब यह नीचे की ओर गिरता है तो इसके भी वेग में परिवर्तन। भाई यहाँ पे जब यह पार्टिकल रुकी हुई अवस्था में था तो इसका प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कितना था? 0। और जब ये नीचे आ गया तो जब सबसे निचली पोजीशन पे पहुंचेगा ना, उस टाइम, दैट टाइम जब एकदम से टच करने वाला होगा तो उस टाइम इसका v जो होगा, वेलोसिटी, अंतिम वेग, ये क्या होगा? मैक्सिमम होगा। v कैसा होगा? मैक्सिमम। तो भाई वेग दोनों में परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ? हुआ।
कुछ टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक आने में ऑब्जेक्ट को, जी हाँ बिल्कुल लगा, तो इसको भी हम त्वरण ही बोलते हैं। लेकिन जब हम इस त्वरण की बात करेंगे, एक सेकेंड, अगर आप इस त्वरण की बात करते हैं, ऐसे रिलेशन की है जो नॉर्मल त्वरण होता है ना, अगर हम इसकी बात करेंगे तो यह त्वरण जो है यह बिना किसी फोर्स के नहीं जनरेट हो सकता। किसी भी पार्टिकल पे जब तक हम बल नहीं लगाएंगे तब तक वहां पे त्वरण उसमें प्रोड्यूस नहीं हो सकता। लेकिन अगर इस कंडीशन में आप देखें, अगर हम इस कंडीशन की बात करें कि जहां पर कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है, फ्रीली फॉल हो रही है, मुक्त रूप से गिर रही है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे लाने के लिए कोई फोर्स नहीं लगाया गया है। ये किसके कारण गिर रही है? तो यह पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आ रही है। ठीक है, तो अब इस प्रकार से जो त्वरण उत्पन्न होगा गुरुत्व बल के कारण, उसको हम कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको हम बोलेंगे गुरुत्वीय त्वरण। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। वैल्यू इसकी भी वही होगी, वेग परिवर्तन के दर को ही त्वरण कहते हैं। तो जी की भी जो जी का भी जो सूत्र, सॉरी, मात्रक बनेगा, यह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होगा, है ना, क्योंकि इसमें कुछ भी अलग नहीं है। जैसा यहाँ पर त्वरण हो रहा था वैसा ही यहाँ पर है, बस यहाँ पे हमें खुद से फोर्स लगाना था, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगाना है, बॉडी फ्रीली गिर रही है। ठीक है, तो मुक्त रूप से गिरते हुए किसी पिंड में उत्पन्न वेग परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। डेफिनेशन लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं इसमें। तो भाई अगर मात्रक मीटर पर सेकंड है तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर m पावर 0 LT टू द पावर -2, यह इसका क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र हो जाएगा। अगली बात समझ में, अगर इसके परमाणिक मान के बारे में बात की जाए, है ना, कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका परमाणिक मान कितना है, तो इसका जी का जो परमाणिक मान है ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। क्या जी का मान जगह परिवर्तित करने पे बदलता है? जी हाँ बिल्कुल बदलता है। जैसे ही हम एक समुद्र तल से ऊपर या नीचे जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घट जाएगा, ऊपर जाने पर भी घटेगा और नीचे जाने पर भी घटेगा। तो जी की वैल्यू दोनों ही कंडीशन में चेंज होती है, जी का मान बदलता रहता है। अगर आप समुद्र तल से नीचे रहेंगे तो भी, मान लीजिए यह सी लेवल है, समुद्र तल है, तो इसके ऊपर भी अगर आप जाओगे तो जी की वैल्यू क्या होगी? घट जाएगी, नेगेटिव माइनस हो जाएगी, कुछ कमी आ जाएगी। और अगर इसके नीचे भी जाओगे तो भी जी की वैल्यू क्या होगी? माइनस हो जाएगी, थोड़ी सी ये कम हो जाएगी या घट जाएगी, है ना। तो जी का मान दोनों ही कंडीशन में, चाहे समुद्र तल से आप ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है? घटता है। ठीक, अच्छा, आपका एग्जाम ओरिएंटेड जो टॉपिक है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि बताइए ध्रुवों पर और भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसके लिए पहले तो मैं बताऊंगा, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, G डैश इक्वल टू G माइनस R ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यह आपका एक प्यारा सा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पे रख के आप चीजों को नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हैं ना। देखिए कैसे होता है, मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए मैंने ले लिया एक स्ट्रक्चर, ये है पृथ्वी का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई, ठीक। और इस तरीके से अगर कर दिया जाए तो ये हमारे ध्रुव हो गए, ये हमारा नॉर्थ वाला पोल हो गया और ये हमारा साउथ वाला पोल हो गया, ठीक है। अब देखिए आप इसमें ये चीज कैसे रिलेट करेगी। यहाँ पे टोटल गेम जो है, टोटल खेल जो है वो एंगल का है। किसका है? एंगल का। जैसे ये क्या है? ये है, आप कहोगे सर ये तो भूमध्य रेखा है, ठीक। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच का एंगल, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे और
ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूव कर रहा है, तो भूमध्य रेखा से जब हम एंगल लेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी थीटा, और इसका मान कुछ ना कुछ 0 डिग्री से ज्यादा होगा। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री से ज्यादा होगी। अच्छा, यही थीटा अगर यहाँ पे पहुंच जाए, इस पॉइंट पे पहुंच जाए, तो आप कहोगे सर इस पे जो थीटा की वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगी। आ रही बात समझ? अब देखिएगा, अगर मैं थीटा के जगह पे 90 डिग्री रखता हूँ, थीटा के जगह पे 90 डिग्री रखता हूँ, ये क्या है, ध्रुव है, और ये क्या है, यह भी ध्रुव है। इधर जाएंगे तो भी 90 डिग्री ही है, ऊपर जाएंगे तो भी 90 डिग्री ही है। दोनों ही कंडीशन में अगर थीटा की वैल्यू को मैं 90 डिग्री लेता हूं, तो बताइए कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? आप कहोगे सर 0 होता है ना। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जब वैल्यू होगी तो इतने फंक्शन का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर कोई पार्टिकल ध्रुवों पे है, यहां पर है इस तरीके से, तो भाई यहां से चला और वो यहां पहुंच गया, कितना एंगल कवर किया उसने, 90 डिग्री का एंगल कवर किया है। अब बताएंगे cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। भाई इतना पार्ट अगर 0 हुआ तो यह पूरा हिस्सा 0 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। इसका मतलब g की वैल्यू जो मिलेगी आपको, वो आपको g के बराबर मिलेगी। मतलब जो ग्रेविटी आपकी रही होगी वही ग्रेविटी मिलेगी, अर्थात ध्रुवों पर, छाप लीजिएगा इसको, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान सर्वाधिक होता है। कैसा होगा बताइएगा, सर्वाधिक होगा। क्लियर हो गया? ध्रुवों पर जी का मान कैसा होगा, सर्वाधिक होगा। जो समुद्र तल पे वैल्यू रही होगी वही आपको वैल्यू वहां पे मिल जाएगी, मतलब जी की वैल्यू आपको मैक्सिमम मिलेगी। अच्छा, अगर यहाँ पे आप हैं, इस पोजीशन पे ही हैं, तो आप देखिए आप भूमध्य रेखा से आपका कितना एंगल बन रहा है, कितना कोई पार्टिकल अगर यहाँ पे होगा तो कोण बनाएगा, आप कहोगे सब थीटा इक्वल टू यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। अब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हुआ तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है बताइए, cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो आप कहोगे सर cos 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1 होती है ना। अब अगर cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब इसका जो कोणीय वेग ओमेगा स्क्वायर होगा, जो पृथ्वी की त्रिज्या होगी, इनका गुणनफल करने के बाद में जब g में से इस वैल्यू को घटाएंगे तो हमें g का मान बहुत ही कम मिलेगा, बहुत ही मिनिमम मिलेगा, है ना। इसका मतलब कि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान बहुत कम होता है, लगभग नगण्य के बराबर, है ना। तो याद रखिएगा, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है ना। बहुत मिनिमम वैल्यू होगी, है ना, नियर अबाउट टू 0 हो जाएगी, लेकिन 0 नहीं कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ मान इसमें रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जी कैसे कैसे लाइज करता है, जी कैसे कैसे डिपेंड करता है। इसके बारे में और हम चर्चा करेंगे, जी और कैपिटल जी के बारे में रिलेशन देखेंगे, लेकिन जब आपको गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ाया जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाया जाएगा तब। अभी के लिए इतना ही, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए, अगर हम अपना अगला टॉपिक लें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जड़, इसी को बोलते हैं एनर्शिया, एनर्शिया, या इसी को क्या बोलेंगे, जड़त्व। जड़त्व क्या होता है? तो किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई अवस्था में है तो वो अपने द्रव्यमान के कारण रुका रहना चाहता है, और अगर गतिशील अवस्था में है तो अपने ही द्रव्यमान के कारण गतिशील अवस्था में रहना चाहता है। वस्तु के इसी गुण को हम बोलते हैं जड़त्व या फिर जड़ता।
है ना। तो जड़त्व या फिर जड़ता या इनर्शिया की बात की जाएगी तो इनर्शिया क्या है, किसी भी पार्टिकल की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि वो अपनी पोजीशन चेंजिंग का अपोज करता है, अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जड़त्व कितने प्रकार का होता है, तो जड़त्व 3 प्रकार का होता है ना। पहला होगा आपका गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। दूसरा होगा आपका विराम का जड़त्व, और तीसरा होगा आपका दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। अब बात कर लेते हैं गति का जड़त्व क्या होता है। तो बहुत क्लियर कट बात है कि अगर कोई पार्टिकल गतिशील अवस्था में है, गतिमान अवस्था में है, तो हमेशा वो गतिशील बना रहना चाहता है। इसी गुण को गति का जड़त्व कहा जाता है, पदार्थ के इसी गुण को गति का जड़त्व कहा जाता है। जैसे अगर बात की जाए गति के जड़त्व के बारे में, तो देखिए दैनिक जीवन में गति के जड़त्व के तमाम उदाहरण देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे चलती हुई गाड़ी, ये है रख दिया, लिख दिया है, इसमें हुई होना चाहिए था। चलिए, चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री का आगे की ओर झुक जाना। अब जो गाड़ी थी वो कंटिन्यूअसली चल रही थी, है ना, उसमें कौन सा जड़त्व था, गति का जड़त्व था, द्रव्यमान के कारण वो कंटिन्यूअसली मोशन में थी। लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकी, आपका शरीर मोशन में था और शरीर नहीं रुक पाया। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर कौन सा जड़त्व है, गति का जड़त्व है। तो इसमें होगा क्या कि शरीर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा और झुक जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री का आगे की ओर झुक जाना। ये कैसा जड़त्व बताता है, आप कहोगे सर ये गति के जड़त्व का उदाहरण है। चलती गाड़ी से अचानक कूदने पर यात्री आगे की ओर गिर पड़ता है। भाई एकदम डेफिनेट सी बात है, आप जब भी कभी बस से उतरते हैं या ट्रेन से उतरते हैं तो आगे की ओर मुंह करके कहता है, कोई भी अगर आपको सलाह देगा कि भाई आगे की तरफ मुंह करके उतरना और थोड़ा सा दौड़ लेना। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि आप जिस वेग से आ रहे हैं उसके साथ थोड़ी देर तक बने रहें और धीरे धीरे अपनी अवस्था का परिवर्तन करें। अगर एकाएक आप कूद गए, रुक गए, तो फिर आगे की तरफ आप गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका शरीर गति अवस्था में था और वो गति अवस्था में बना रहना चाहता है। तो यह भी किसका एग्जाम्पल होगा बताइए, गति के जड़त्व का एग्जाम्पल होगा। तीसरा क्या कहता है कि लंबी कूद के खिलाड़ी कुछ दूर से दौड़कर कूदते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर लंबी दूरी की लंबी कूद लगानी है किसी को, तो पहले अपने शरीर को इतनी गति अवस्था में लेकर आता है कि जब वो जंप करे तो जंप करने के बाद में उसकी गति के कारण वो आगे निकल जाए। तो जितनी ज्यादा लंबी कूद लगानी है ना, उतनी ज्यादा शरीर का वेग होना चाहिए, उतनी ज्यादा शरीर की वेलोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये तीनों एग्जाम्पल किसके उदाहरण थे बताइएगा, गति के जड़त्व के उदाहरण थे। तो आप फटाफट, मैं इसको क्लीन करता हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए आप फटाफट। चलिए चलते हैं आगे। हम देख रहे थे गति का जड़त्व क्या है और गति के जड़त्व के हमने उदाहरण भी देख लिए। अब बात करते हैं विराम का जड़त्व क्या होता है। विराम का जड़त्व क्या होता है और विराम के जड़त्व के क्या उदाहरण हो सकते हैं। विराम का जड़त्व, अगर कोई वस्तु रुकी हुई अवस्था में है तो वो रुकी ही रहना चाहती है, इसी को कहा जाता है विराम का जड़त्व, है ना। और अगर विराम के जड़त्व की बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करें जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, विराम के जड़त्व के कुछ खूबसूरत एग्जाम्पल हमने लिए हैं। देखिए क्या है ये, तो देखिए विराम के जड़त्व के चल रहा है, तो विराम के जड़त्व के उदाहरण, पहला क्या है, रेलगाड़ी अथवा बस अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाता है। सीधी सी बात है, व्यक्ति बैठा हुआ है और रेलगाड़ी जब रुकी हुई अवस्था में होती है और एकाएक चलती है तो व्यक्ति का शरीर पीछे की ओर झुकता है, ना कि आगे की ओर। ऐसा क्यों होता है?
पीछे की ओर क्यों झुकेगा? पीछे की ओर क्यों झुकेगा? क्योंकि वह विराम के जड़त्व का पालन कर रहा है। किसके? विराम के जड़त्व का पालन कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पीछे की ओर जा रहा है तो आप समझ लीजिए वहां पे कौन सा जड़त्व लग रहा है? विराम का जड़त्व लग रहा है। दूसरा, एक गिलास के कार्ड को ढककर कार्ड के ऊपर सिक्का रख दें और कार्ड को तेजी से धक्का दिया जाए तो कार्ड आगे चला जाता है एवं सिक्का गिलास के अंदर गिर जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर कट बात है भाई कि सिक्का रखा हुआ है, उसके अंदर विराम का जड़त्व है। आप कार्ड को खींच लें या कार्ड को धक्का दे दें तो सिक्का तो वहीं रहेगा ना, क्योंकि सिक्का किसका पालन कर रहा है? विराम के जड़त्व का पालन कर रहा है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? यह भी आपके विराम के जड़त्व का उदाहरण। इसी बेसिस पे हम कंबल को झाड़ते हैं या पीटते हैं। कंबल को जब झाड़ा जाता है तो उसमें जो धूल के कण होते हैं वो गति अवस्था में नहीं आ पाते हैं जितनी जल्दी के कंबल गति अवस्था में आ जाता है, इसीलिए धूल के कण निकल जाते हैं और कंबल आगे मूव कर जाता है। ऐसे ही बंदूक के छर्रे या गोली खिड़की के कांच में एक स्पष्ट छेद बन जाता है, एक स्पष्ट छेद बन जाता है, किंतु संपूर्ण कांच नहीं टूटता। ऐसा क्यों होता है? देखिए इस क्वेश्चन में, सॉरी इस एग्जांपल में बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड बात है, उसको आप समझिएगा आराम से। अगर आपसे बंदूक के छर्रे से कांच में स्पष्ट छेद की बात करता है कि स्पष्ट छेद बन जाता है किंतु कांच नहीं टूटता है, तो ये विराम के जड़त्व के कारण होता है, क्योंकि पूरा कांच तो विराम के जड़त्व में रहता है, लेकिन जिस पॉइंट पर गोली या फिर बुलेट का छर्रा या बुलेट आके हिट करती है उस पॉइंट के कांच के जो पार्टिकल होते हैं वो आगे निकल जाते हैं गोली के साथ में। तो इस तरीके से होता यह है कि कांच में हो जाता है छेद। लेकिन वहीं अगर आपसे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बना करके पूछ लिया जाता है कि बताइए बंदूक की गोली किसके नियम को पालन कर रही है, किसके नियम को फॉलो कर रही है? तो बंदूक की गोली, याद रखिएगा, यह न्यूटन के सेकेंड लॉ को फॉलो करेगी, जिसमें बताया जाता है कि संवेग संरक्षित रहता है। तो गोली के वेग में ना परिवर्तन नहीं होता है, अगर परिवर्तन हो जाए तो लगने के बाद गोली वहीं गिर जाएगी। तो गोली में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए गोली सीधी जिस स्पीड से जा रही होती है उसी स्पीड से कांच को लेकर के निकल जाती है। बहुत माइन्यूट चेंजेस आते हैं जो कि न्यूटन के सेकेंड लॉ को फॉलो करते हैं, इसमें पहला रूल पूरी तरीके से नहीं लगेगा। तो ये बात याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें? तो नेक्स्ट है इसमें दिशा का जड़त्व। क्या? दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व क्या होता है? डायरेक्शंस का जड़त्व है ना। दिशा का जड़त्व क्या होता है भाई? देखिए जब आप बस में बैठ के जा रहे होते हैं और बस कहीं अचानक से राइट टर्न लेती है तो आपका शरीर लेफ्ट ओर चला जाता है, और अगर बस ने लेफ्ट टर्न लिया तो आपका शरीर राइट ओर मूव कर जाएगा। ऐसा ही होता है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब दिशा परिवर्तित होती है, बस की जब डायरेक्शन चेंज होती है, तो चूंकि आपका शरीर एक निश्चित दिशा में ही चल रहा था, वो अपनी दिशा नहीं बदल पाता है, और बस जिधर जाती है आपको लगता है ऐसा है कि हमारा शरीर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, बल्कि अपोजिट ना जा करके वो वहीं रुका रह जाता है और बस राइट हो जाती है, लेकिन आपका शरीर राइट नहीं जा पाता है। तो इसलिए जब भी बस दाएं या बाएं मुड़ती है तो आपका शरीर उसके विपरीत दिशा में जाता हुआ दिखाई देता है। ये किस नियम को फॉलो करता है? तो आप कहोगे सर जी ये तो दिशा का जड़त्व है। क्या है? दिशा का जड़त्व है। याद रखिएगा, दिशा का जड़त्व एक ही एग्जांपल है ना, दाएं या बाएं घूमे और आपका शरीर भी बाएं या दाईं ओर मतलब विपरीत दिशा में अगर चला जाता है तो एक ऐसा जड़त्व होगा। आप कहोगे सर ये दिशा का जड़त्व होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अपने, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाई साहब जिसको हम कहते हैं न्यूटन का गति विषयक नियम या न्यूटन के गति संबंधी नियम। तो क्या है न्यूटन का गति विषयक नियम? क्या है न्यूटन का गति संबंधी नियम? चलिए देखते हैं फटाफट। न्यूटन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मैथमेटिशिया प्रिंसिपिया, याद नाम रखिएगा, मैथमेटिशिया
एक सेकेंड, प्रिंसिपिया मैथमेटिशिया है, प्रिंसिपिया मैथमेटिशिया में गति संबंधित कुछ नियमों को दिया, जिसको हम शॉर्ट में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो तो बड़ा ब्रॉड दिया गया था, है ना, लेकिन यहाँ पे बहुत शॉर्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कितने गति संबंधित नियम को दिया न्यूटन ने? तो न्यूटन ने गति संबंधित 3 नियम दिए हैं। कितने नियम दिए हैं? 3 नियम दिए। कौन कौन से हैं तीनों नियम? चलिए चर्चा करते हैं। न्यूटन का गति संबंधित प्रथम नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। न्यूटन का गति संबंधित प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ, क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में, और यदि गति अवस्था में है तो गति अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और यही बात अभी थोड़ी देर पहले आपने जड़त्व में भी पढ़ी है कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, गति में है तो गति अवस्था में बनी रहना चाहती है। इसी गुण को क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि न्यूटन का फर्स्ट नियम जो है, न्यूटन का प्रथम नियम जो है, ये क्या बोलता है कि अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में, और विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इस नियम से, न्यूटन के प्रथम नियम से पहली बात जो क्लियर हो रही है कि न्यूटन का प्रथम नियम ही जड़त्व का नियम है ना। न्यूटन के प्रथम नियम को ही क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम, या तो आप यूं कह सकते हैं कि जड़त्व का नियम ही न्यूटन का प्रथम। ठीक है। दूसरी बात यहां से क्या निकलती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, नोट कीजिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पे, पूछा जाता है कि बल की व्याख्या या बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से मिलती है। न्यूटन के प्रथम नियम से प्राप्त होती है। प्राप्त होती है ना। जो बल की डेफिनेशन है वो न्यूटन के पहले नियम से, कैसे? पहला नियम बताता गया कि कोई वस्तु तब तक रुकी रहेगी जब तक उस पर हम बाह्य बल ना लगाएं। और बल की भी परिभाषा जब आप देखेंगे तो बल की भी परिभाषा यही कहती है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का प्रयत्न करता है। तो इसीलिए बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलती है? याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह न्यूटन के प्रथम नियम से प्राप्त होती है। ठीक, हाँ, चलिए प्रथम नियम के कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, है ना। एक और इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, इसी नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, इसी नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियोस लॉ भी इसी को बोला जाता है, या गैलीलियन लॉ भी इसी को बोला जाता है। चलिए, तो न्यूटन के प्रथम नियम के कुछ अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपने जितने भी एग्जाम्पल आपने देखे हैं इसमें, ये देखिए, जड़त्व के जितने भी एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, चाहे वो विराम का जड़त्व हो या फिर वो गति का जड़त्व हो, यह सब के सब जड़त्व के जो नियम हैं, यह किसके नियम पे फॉलो कर रहे हैं? तो यह न्यूटन के गति के प्रथम नियम पे ही डिपेंड है। ठीक है, जितने भी आपने नियम देखे हैं, देख लीजिए, यहाँ पे मैं फिर से रिवर्स करके आपको दिखा देता हूँ। जितने भी एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, सॉरी, ये गति का जड़त्व या विराम का जड़त्व, ये जितने भी एग्जाम्पल आपने देखे ये सब के सब किसके एग्जाम्पल है? तो न्यूटन के प्रथम नियम के एग्जाम्पल है। यहीं से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा सा हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं न्यूटन के गति संबंधित दूसरे नियम पर। न्यूटन का गति संबंधित दूसरा नियम, सेकेंड लॉ, क्या बोलता है न्यूटन का सेकेंड लॉ? याद रखिएगा, न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है किसी वस्तु में उत्पन्न
संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन वस्तु पर आरोपित बल के, वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ कि अगर आप किसी गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं, किसी गाड़ी को आप पुश कर रहे हैं, तो वह गाड़ी उतनी ही तेज चलेगी जितना तेज की आप बल लगाएंगे। अगर आप गाड़ी को सिर्फ छू करके ऐसे खड़े हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि गाड़ी आगे चली जाएगी, तो आपका यह सोचना बिल्कुल व्यर्थ है। आप जितना अधिक बल लगाएंगे उतना ही ज्यादा उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन आएगा, चाहे वो बस हो, ट्रक हो, गाड़ी हो, रेल हो, कुछ भी हो। संवेग परिवर्तन की जो दर है वो किसके समानुपाती होगी, तो लगाए गए बल के समानुपाती होगी। यही कहता है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। ठीक, कैसे होता है, ये कह रहा है कि F प्रोपोर्शनल होगा, F समानुपाती होगा किसके, संवेग परिवर्तन, मतलब डेल्टा P अपॉन T के, संवेग परिवर्तन की दर के। हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, तो P बराबर mv होता है। P बराबर क्या होता है, mv। सो F प्रोपोर्शनल आप क्या कह सकते हो, mv अपॉन T कर सकते हो, डेल्टा mv अपॉन T। अब किसी वस्तु का दौड़ते दौड़ते आप कहें कि आपका द्रव्यमान बदल जाए, आप 55 से 65 किलो के हो जाएं, है संभव? ऐसा नहीं हो सकता। तो बदलेगा क्या, बदलेगा सिर्फ वेट, वेग बदल सकता है ना। तो दो वेग होंगे, एक प्रारंभिक वेग रहा होगा, एक अंतिम वेग रहा होगा। अगर वेग परिवर्तन हुआ है तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सो एम इसमें बदलेगा क्या, आप कहोगे सर v माइनस यू हो सकता है, द्रव्यमान का तो बदलने का कोई चांस नहीं, बटा क्या है t, है ना। अगर इस कांस्टेंट वैल्यू को सॉरी अगर हम इसके प्रोपोर्शनल को हटाना चाहें तो यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट मिल जाता है f इक्वल टू एक कांस्टेंट k मिल जाएगा जिसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। इसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए इसको हम यहाँ से हटाते हैं और क्या लिखते हैं, m v माइनस यू अपॉन टी। थोड़ी देर पहले याद कीजिए मैंने आपको बताया था v माइनस यू अपॉन टी ये किसके बराबर होता है, तो भाई साहब ये a के बराबर होता है। तो इतनी वैल्यू a के बराबर है तो f बराबर क्या हो गया बताइए, m में हो गया। f बराबर क्या हो गया, m में हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये न्यूटन की गति का कौन सा नियम है भाई, दूसरा नियम है, जिसको नॉर्मली आपको क्लासेस में F इक्वल टू एम में बता करके समझा के निपटा दिया जाता है। लेकिन उसके पीछे की सच्चाई ये है कि यह संवेग परिवर्तन की दर है। और इसके एग्जाम्पल क्या है जरा फटाफट देख लेते हैं। देखिए जैसे यह बच्चा जो है, यह बच्चा एक ट्रॉली को खींच के ले जाने की कोशिश कर रहा है जिसका वेट कितना है 10 kg, और दूसरा बच्चा है जो 20 kg मतलब अटैच करके खींच के ले जाने की कोशिश कर रहा है। आप बताइए किसको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। आप कहोगे सर हम इतने पागल थोड़ी ना है, ऑब्वियसली बता सकते हैं कि इसी को ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, इसी को फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा है। और अगर संवेग में परिवर्तन करना है तो बल हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा जितना। अच्छा मैं कहूं कि एक स्पीड में दौड़ाना है दोनों को लेकर के, तो सेम स्पीड में अगर दोनों दौड़ा रहे हैं तो उस समय बल कौन ज्यादा लगा रहा है, फिर आप कहोगे सर यही बच्चा है जो मेहनती है, यही ज्यादा बल लगाता है। क्यों, क्योंकि इसको ज्यादा खींचना है। कहने का मतलब अगर संवेग में परिवर्तन ज्यादा लाना है तो बल भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए ये तो रहा आपका संवेग परिवर्तन वाला। एक दूसरा एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है कि खिलाड़ी जब गेंद को पकड़ता है तो अपने हाथ को पीछे क्यों खींच लेता है, तो इसलिए खींचता है क्योंकि गेंद का वेग बहुत होता है और उसके द्रव्यमान के कारण उसमें संवेग उत्पन्न हो जाता है। तो जब वो पीछे की ओर खींच रहा होता है हाथ को, तो उस समय वो गेंद के संवेग को धीरे 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 करके कम करता है। अगर ऐसे हाथ कर ले तो कैच ड्रॉप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लग जाता है। इसी सिद्धांत पे आपकी कार में या फिर बाइक हो या जो भी आपके पास साधन हो उसमें आप देखिए
शॉकर लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? शॉकर। तो ये शॉकर किस सिद्धांत पे काम करता है भाई? ये झटका कम ले गाड़ी, नहीं तो इतना उठा उठा के पटकेगी आपको रोड पे कि पूरे कमर की सभी 30 बोन जो हैं वो हिल के एक जगह से दूसरे जगह चले जाएंगे। तो ये शॉक एब्जॉर्बर है, झटके को झेलने वाला। इसी को हम क्या बोलते हैं? शॉकर बोलते हैं। ये न्यूटन के किस नियम पे चलता है? तो ये बेचारा न्यूटन के सेकंड नियम पर चलता है। आ गई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम न्यूटन के गति का तीसरा नियम। न्यूटन के गति का तीसरा नियम। तो न्यूटन की गति के अगर तीसरे नियम की बात की जाए तो बच्चा बच्चा जानता है, इसी को हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया बल का नियम। मतलब जितना फोर्स आप किसी वस्तु पे लगाएंगे, वस्तु भी आप पर उतना ही फोर्स लगाएगी। तो जितना हम धरती पर जोर लगाते हैं उतना ही धरती हमारे ऊपर भी जोर लगाती है ना। इसी सिद्धांत पे कुछ एप्लीकेशंस है थर्ड लॉ की। जैसे जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो जितनी स्पीड से गोली आगे निकलती है उतनी ही स्पीड से बंदूक पीछे की ओर झटका देती है, लेकिन हम पकड़े रहते हैं तो बंदूक कहीं जाती नहीं है। दूसरा देखिएगा कि जब कोई व्यक्ति नाव से कूद रहा होता है, जब कोई व्यक्ति किसी नौका से कूद रहा होता है तो जितना वो नौका पे पीछे की ओर बल लगा के कूदता है, नौका थोड़ी पीछे चली जाती है और वो आगे चला जाता है। इसी प्रकार से देखिए यह इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला एक रॉकेट है। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि नीचे यह प्रणोदक जो है, यह प्रणोदक जो है जितनी स्पीड से नीचे जाएगा रॉकेट उतनी ही स्पीड से ऊपर की ओर गति करेगी। तो यह न्यूटन के तीनों गति के नियम थे और ये तीसरा गति के नियम का एग्जाम्पल था। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फटाफट हम गति के समीकरण के बारे में चर्चा कर लेते हैं जिससे वीडियो समाप्ति की ओर बढ़ चले। गति के समीकरण, तो गति के कितने समीकरण हैं? कौन कौन से समीकरण हैं? तो भाई साहब पहला गति का समीकरण है v बराबर u प्लस at। गति का दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और गति का तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यह भाई साहब गति के तीनों समीकरण हैं। फ्रेंड्स ये गति के तीनों समीकरण हैं। इन्हीं से गति के सभी जितने भी गतिशील वाहन होते हैं सब इन्हीं तीनों में से समीकरणों पर आधारित होते हैं। आपसे एग्जाम में नॉर्मली पूछा जा सकता है पहला समीकरण किस किस के बीच में संबंध दर्शाता है? तो आप कहोगे प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण और समय में संबंध दिखाता है। दूसरे में आपसे पूछा जा सकता है दूसरा नियम किस किस के बीच में? तो आप कहोगे विस्थापन, प्रारंभिक वेग, समय और त्वरण के बीच में संबंध दिखाता है। तीसरे नियम में आपसे पूछा जा सकता है कि यह है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as किसके बीच में संबंध दिखाता है? तो आप कहोगे सर ये त्वरण, विस्थापन, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के बीच में संबंध दिखाता है। ठीक, यही अगर गुरुत्व के अधीन गति हो रही हो, कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा हो या नीचे से ऊपर जा रहा हो। बताइए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे या ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो एक मतलब धरातल से ऊपर या नीचे जाएंगे जी की वैल्यू घटेगी। अब आप धरती खोद के नीचे तो जा नहीं सकते हैं, या तो छत से आप नीचे आ रहे हैं या तो नीचे से आप छत पे जा रहे हैं, या तो नीचे से किसी को ऊपर फेंक सकते हैं या तो ऊपर से किसी को नीचे फेंक सकते हैं। तो उस कंडीशन में जब आप धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं तो जी की जो वैल्यू है वो घटती है। लेकिन जब आप ऊपर पहुंचे थे तो आपकी वैल्यू यहाँ मान लीजिए 9.8 थी जी की वैल्यू, और यह यहाँ पहुंचते पहुंचते मान लीजिए 7 हो गई। अब जब फिर से यह ऊपर से नीचे आएगी तो इसकी वैल्यू में इजाफा होगा, प्लस होगा या नहीं होगा?
बिल्कुल होगा। तो अगर कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है तो जी की वैल्यू प्लस हो जाएगी, अगर कोई पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है तो जी की वैल्यू माइनस। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब गुरुत्व के अधीन गति होती है तो यही समीकरण बदल जाते हैं और एक ही जगह जो भी कुछ लिखा हुआ है वो जी हो जाता है और नए समीकरण क्या बनते हैं, नए समीकरण बन जाएंगे v। जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा हो, जब नीचे से ऊपर की ओर गति हो रही हो, तो जब नीचे से ऊपर की ओर गति होती है तब क्या होता है, v बराबर u माइनस जी टी। ठीक है, दूसरा s बराबर क्या हो जाएगा, तो अब हाइट तय होगी, दूरी नहीं, विस्थापन नहीं, हाइट तय होगा, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा समीकरण क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GS। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। हाँ, ऐसे ही देख लीजिए एक और समीकरण, फटाफट देखते हैं इसको ही हम। और चलिए इसी तरीके से अगर कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर गति कर रहा है, ऊपर से नीचे की ओर, तब गति के तीनों समीकरण में क्या प्रभाव पड़ेगा। आप कहोगे सर जी की वैल्यू जो ऊपर से नीचे आती है तो क्या हो जाती है, पॉजिटिव, तो जी की जगह पे प्लस कर देंगे, फटाफट लिखेंगे v इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा और h इक्वल टू यू टी माइनस प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS हो जाएगा। यह गति के तीनों समीकरण हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज की यह वीडियो एकदम सुपरफास्ट तरीके से आपके गति का यह लेक्चर पूरे चैप्टर को समाप्त करने में सफल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कहीं भी आपको थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया, वीडियो थोड़ा सा रिवर्स कीजिए, फिर से देख लीजिए, सारी डेफिनेशंस मैंने बताई हैं, आप एक कॉम्पैक्ट नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए, आशा करते हैं बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहें, जुड़े रहें आरवीएस कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। जय हिंद।